हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 3 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, जो इंडिया की जो रिफ्यूजी पॉलिसी है इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो स्टेट ऑफ इंडिया हेल्थ सेक्टर है इसको देखेंगे और फिर एक डिजीज़ एक्स है जो कि नेक्स्ट पेंडेमिक का कारण बन सकती है, तो उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक इंडिया और उसकी रिफ्यूजी पॉलिसीज़ के बारे में। तो रिसेंटली जो कुकी चीन रिफ्यूजीज़ थे, ठीक है, चित्तागोंग हिल डिस्ट्रिक्ट से सी एच टी एरिया से वो बांग्लादेश के एंटर हो गए मिज़ोरम के अंदर। और क्यों एंटर हुए? क्योंकि उनको ये डर था कि जो बांग्लादेशी फोर्सेस है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस, कहीं वो उनके ऊपर फिर से अटैक ना कर दें। तो इस वजह से वो इंडिया में एंटर हो गए। तो जो मिज़ोरम गवर्नमेंट है उन्होंने सिंपैथी दिखाते हुए रिफ्यूजीज़ के लिए क्या करा ना कि भाई चलो ठीक है, हम आपको टेम्परेरी यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड कर देंगे, फूड वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, और जो बाकी की जो रिलीफ सामग्री होती है ना, जो जो भी हम यहाँ पे आपको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम आपको सब यहाँ पे मुहैया करवा देंगे बाई स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इंडिया में आने का कारण क्या है कि भाई वो इंडिया में ही क्यों आ गए? तो सी जो एरिया है, चित्तागोंग हिल ट्रैक्स जो हैं, वो इम्प्रोवाइज्ड हिली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। करीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ का? खागराचारी, रंगमाती और बंदरबन डिस्ट्रिक्ट जो है साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश की, वहाँ पे। और इसके साथ बॉर्डर किसका मिलता है? मिज़ोरम का। मिज़ोरम ईस्ट के अंदर पड़ता है, त्रिपुरा नॉर्थ के अंदर, और जो म्यांमार है वो उसके साउथ और साउथ ईस्ट एरिया के अंदर पड़ता है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ट्राइबल। तो जो ये मिज़ो चीन है, ठीक है, सॉरी कुकी चीन जो रिफ्यूजीज़ हैं, तो इनकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना वो ट्राइबल है। और उनका जो कल्चर और जो मतलब पहले के जो इनके परदादा, मतलब ठीक है ना, जो पहले के पूर्वज थे वो मेजॉरिटी मुस्लिम थे जो कि बांग्लादेश में रहते थे, है ना। तो इस करके जो ट्राइबल पॉपुलेशन है सी की, उसके एथनिक लिंक है। और बांग्लादेश पहले किसका हिस्सा था? इंडिया का ही हिस्सा था जब इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो इसके काफ़ी गहरे संबंध रहे हैं भारत से, मेनली मिज़ोरम एरिया से। और मिज़ोरम अपना 318 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ में? बांग्लादेश के साथ में। और मिज़ोरम के अंदर पहले ही 30,000 रेफ्यूज़ीज़ अभी भी हैं जो कि यहाँ पे म्यांमार से, सॉरी, जो म्यांमार के अंदर आ गए थे चीन स्टेट से करीबन जुलाई और अगस्त 2021 के अंदर। इंडिया की बात करें तो रेफ्यूजी प्रोटेक्शन के बारे में कि भाई इंडिया के अंदर ऐसा क्या, मतलब क्या क्या इंडिया ने स्टेप्स उठा रखे हैं इनके रिगार्डिंग, इनकी प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। तो इंडिया इंश्योर करता है कि रेफ्यूजी को एक्सेस मिले, प्रोटेक्शन सर्विसेज मिले, है ना, कि भाई जो इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। फॉर दोज रेफ्यूजी रजिस्टर्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट सच एज फ्रॉम श्रीलंका, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है जितने भी रेफ्यूज़ीज़ हैं, जैसे कि जो श्रीलंका से आए हैं, उन वो अपना आधार कार्ड भी यहाँ पे बनवा सकते हैं और पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं। पैन कार्ड बन गया तो मतलब आप बैंक में अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो इससे है ना उनकी जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी सही हो सकती है। और साथ ही साथ जितनी भी नेशनल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका भी वो लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जो UNHRC के अंडर में रजिस्टर्ड है, लाइक जो अफ़गानिस्तान से, म्यांमार से और डिफरेंट कंट्री से इंडिया के अंदर आके रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो उनको इतनी सारी सर्विसेज अलाउ नहीं है, ठीक है। उनको जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए डॉक्यूमेंट्स वो भी नहीं वहाँ पे भी वो अप्लाई नहीं कर सकते। Thus they are unable to open accounts and don't get benefit from all the government welfare schemes। कि भाई जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम है ना उनका वो लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि क्या है ना, मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज क्या मांगती है? मिनिमम उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड के लिए वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जब रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनको किसी भी तरह की कोई सर्विसेज मिल नहीं पाएंगी। इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी क्या है? इंडिया काफ़ी इसमें पीछे है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर रेफ्यूजी पॉलिसी इंडिया के अंदर है नहीं। और ना ही इंडिया 1951 का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है और उसका 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसको प्रिटेन करता है, मतलब ना ही इंडिया ने ऐसी कोई संधि साइन कर रखी है। लेकिन क्या है ना, इंडिया हमेशा से जो भी रिफ्यूजीज़ इंडिया के अंदर आते हैं, अगर उनको जान माल का कोई नुकसान होता है तो इंडिया हमेशा उनकी मॉरल ट्रेडिशन है कि इंडिया के अंदर यहाँ पे आके इंडिया उनकी हेल्प करता है। मोरोवर जो फॉरेनर एक्ट 1946 है वो फेल हो गया एड्रेस करने में, जो जो प्रॉब्लम फेस की जाती है रिफ्यूजीज़ के द्वारा इंडिया में आके। इट आल्सो गिव अनब्रिडल्ड पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट,
कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ये फॉरेनर एक्ट 1946 है ना, इसने काफ़ी भरपूर मात्रा के अंदर पावर्स दे रखी हैं। मतलब कि यहाँ पे जितने फॉरेन सिटीज़न हैं, इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो कभी भी उनको इलीगल क्या है ना करार दे सकती है, ठीक है, इमिग्रेंट बना सकती है और उनको दूसरी कंट्री में भेज भी सकती है कि आप वापस जाओ। फर्दर मोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो रिस्पेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का एक केस था, उसके अंदर क्या कहा था कि भाई जितने भी जो भी राइट्स हमको अवेलेबल हैं, ठीक है, जो इंडियन सिटीज़न को है, लाइक उनमें से कुछ जो अधिकार है ना फॉरनर्स को भी अवेलेबल है। लाइक कौन सा हो गया, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। तो ये दो अधिकार उनको भी समान रूप से मिलते हैं। लाइक फर्दर मोर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूट एनकम्पासिस द राइट टू नॉन रिफ्यूलमेंट। नॉन रिफ्यूलमेंट का मतलब क्या है कि आप किसी को फोर्सफुली दूसरी कंट्री में वापस उनकी कंट्री में जाने को बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। तो वैसे तो इंडिया ने ऐसा कुछ साइन नहीं कर रखा था, बट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आप उनको वापस फोर्सफुली रिटर्न नहीं कर सकते उनकी वापस उनकी जो कंट्री है उसके अंदर। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी इंडिया? इंडिया के अंदर रेफ्यूजीज़ का स्टेटस क्या है? जब से इंडिपेंडेंस हुई है इंडिया के अंदर काफ़ी नेबरिंग कंट्रीज से लोग आते रहे हैं, जैसे कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भी भारत के अंदर काफ़ी लोग आए थे। तिब्बतन रिफ्यूजीज़ भी 1959 के अंदर इंडिया में आए हैं। चकमा और हजोंग का तो बात चलती रहती है, जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश के अंदर रहते हैं। तो 1960 के अंदर उनकी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में इंडिया के अंदर वो आए हैं। बांग्लादेश से भी आए 1965 और 1971 में जब वार हुई थी। और श्रीलंका तमिल जो रेफ्यूजी 1980s में वो भी इंडिया के अंदर आए हुए हैं। और रोहिंग्या तो अभी रिसेंट में ही आए थे म्यांमार के अंदर 2022 के अंदर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि इंडिया ने ऐसा कोई रेफ्यूजी से रिलेटेड लॉ बनाया क्यों नहीं है। रिफ्यूजी वर्सेस एमिग्रेंट्स इन रिसेंट पास्ट मैनी पीपल फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज़, कि जितने काफ़ी लोग हैं जो नेबरिंग कंट्रीज से इंडिया के अंदर इमिग्रेंट मतलब इलीगली एंटर होते हैं, ठीक है, इलीगली इमिग्रेंट होते हैं, नॉट बिकॉज द स्टेट ऑफ परसिक्यूशन बट इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या कहा गया है ना, कुछ लोग तो है ना यहाँ पे भाई यहाँ की कंडीशन अच्छी है इसलिए यहाँ पे नौकरी करने के लिए इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, ये एक तो ये हो गए। और एक होता है उनके ऊपर कि भाई जिनकी वहाँ पे उनकी कंट्री में उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हो, मास किलिंग हो रही हो, तो वो अपनी जान बचाने के लिए हमारी कंट्री के अंदर एंटर हो जाएं। तो ये दो तरह के डिफरेंट लोग रहते हैं। ओपन स्कोप ऑफ मैन्यूवर, absence of legislation has allowed India to keep its option open on the question of refugees। अब क्या है ना, अगर इंडिया ने कानून नहीं बना रखा ना तो इंडिया के पास ऑप्शन बहुत है। तो इंडिया क्या करेगा ना, अगर उनको ज़रूरत लगी कि इनको इलीगल इमिग्रेंट बनाना है, ठीक है, तो इनको कभी भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये यहाँ पे इलीगली आए और इलीगली आए हैं तो इनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा इनकी कंट्री के अंदर। दिस वॉज द केस दैट हैपन्ड विद रोहिंग्या। यही केस हुआ था जब रोहिंग्या का सीन हुआ था, ठीक है। डिस्पाइट द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन जो कमीशन थी राइट्स की वेरिफिकेशन, उनके द्वारा भी वेरिफिकेशन किया गया था, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डील विद देम एज ट्रेस पासर्स, कि भाई जो गवर्नमेंट ने फिर भी क्या कहा कि ये तो है ना जानबूझ के हमारी कंट्री के अंदर इलीगल तरीके से एंटर हुए हैं जॉब वगैरह के लिए, इनकी वहाँ पे कोई किलिंग विलिंग नहीं हो रही थी। तो इस वजह से इनको फॉरेनर एक्ट के थ्रू या फिर इंडियन पासपोर्ट एक्ट के थ्रू वापस भेजा जा सकता है। जो फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946 है वो क्या है, अंडर सेक्शन 3 द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ एम्पावर्ड टू डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट द इलीगल फॉरेन नेशनल्स, कि भाई इंडियन गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो किसी भी जो इलीगली इंडिया के अंदर एंटर हुआ है उसको डिटेक्ट करके ढूंढ के पकड़ के उसको वापस उसके कंट्री में डिपोर्ट कर सकती है, भेज सकती है। फिर पासपोर्ट एक्ट 1920 ये क्या कहता है, इसका सेक्शन 5 ऑथराइज करता है कि आप किसी भी इलीगल फॉरेनर्स को बाय फोर्स उसकी कंट्री के अंदर वापस भेज सकते हो। फिर आती है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1939। इसके अंदर क्या कहा गया है कि दिस इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर विच ऑल द फॉरेन नेशनल विजिटिंग इंडिया ऑन अ लॉन्ग टर्म वीज़ा। अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया के अंदर आ रहा है लॉन्ग टर्म वीज़ा मतलब 180 दिन से ज़्यादा के लिए इंडिया के अंदर आ रहे हैं ना, तो उसको जो वहाँ का रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसके यहाँ पे जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा आने के 14 दिन के अंदर अंदर। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 ये क्या प्रोविज़न है इसके अंदर,
उसकी भाई जो नागरिकता है टर्मिनेशन कर दी जा सकती है और उसको वापस भी भेजा जा सकता है। जो सीएए एक्ट था 2019 का, इसके अंदर सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही थी केवल हिंदूज, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, सिख और बुद्धिस्ट को, जो कि अगर जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इन 3 कंट्रीज़ के अंदर, तो वो इंडिया में आकर क्या है ना अपनी नागरिकता हासिल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स? माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज़ के अंदर डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे बात करते हैं, जो रेफ्यूजीज आर द पीपल आउटसाइड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन हु आर इन नीड ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ द सीरियस थ्रेट टू देयर लाइफ, पर्सनल इंटीग्रिटी एंड फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और सीरियस पब्लिक डिसऑर्डर। तो मतलब रेफ्यूजी तो वो हो गए जो अपनी कंट्री से भाग के दूसरी कंट्री में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ को खतरा होता है, उनकी जान को खतरा होता है, ठीक है, उनकी कंट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि मान लो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, मतलब मास किलिंग हो रही है, या फिर कोई वहाँ पे वार छिड़ गई हो, लड़ाई वड़ाई हो गई हो, वायलेंस हो रहा हो, तो इस वजह से अगर वो दूसरी कंट्री में अपनी जान बचाने के लिए भागे तो उनको बोला जाएगा रेफ्यूजी। और माइग्रेंट क्या होते हैं? माइग्रेंट वो होते हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ दें बिकॉज दे वांट वर्क, स्टडी और जॉइन ए फैमिली, कि भाई वो अपनी कंट्री को इस वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे काम की कमी है, ठीक है, स्टडी भी अच्छे से नहीं हो पा रही, या फिर उनको किसी दूसरी कंट्री में जाके अपना घर बसाना है। तो मतलब उनका कोई वहाँ पे जान का खतरा नहीं है, सिर्फ उनको बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी कंट्री में जाना है, तो इस वजह से उनको माइग्रेंट बोला जाता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। और जो नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर। तो रिसेंटली जो 15 फाइनेंस कमीशन थी उसको चेयर किसने किया था? एन के सिंह ने। उन्होंने एड्रेस किया था कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज़, उसकी 19th हेल्थ समिट को, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी वेरियस इश्यूज़ को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हाईलाइट किया गया था। तो इसकी रिकमेंडेशन क्या है? एक तो पहला रिकमेंडेशन तो ये है कि हेल्थ को कंकरेंट लिस्ट के अंदर डाला जाए। तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ अभी कौन सी लिस्ट के अंदर है, ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म हेल्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट, कि भाई जो हेल्थ है उसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर डालना चाहिए। आल्सो मेड अ पिच फॉर यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू कैप्चर द मिसिंग मिडल। तो मिसिंग मिडल क्या है? देखो, जो कई लोग क्या है ना, कई तो होते हैं बहुत ही गरीब, और कई होते हैं बहुत ज़्यादा अमीर, और कुछ लोग बीच के होते हैं जो प्राइवेट हेल्थ जो कवर होता है लाइक इंश्योरेंस वगैरह होता है उसको ख़रीद नहीं पाते हैं। तो उस चीज़ को है ना, हर एक इंसान के पास क्या होनी चाहिए? अपनी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या जोर दिया गया है कि गवर्नमेंट हर किसी को जो अफोर्ड ना कर पा रहा हो तो उन लोगों को भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। इंक्रीज पब्लिक आउटलेज, देर इज़ नीड टू एनहेंस पब्लिक आउटलेज ऑन हेल्थ, कि भाई हेल्थ के ऊपर है ना पैसा ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। 2025 तक 2.5% जीडीपी का खर्च होना चाहिए। तो इस वजह से है ना, स्टेट्स का जो टारगेट है 8% का बजट का, वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा उनको हेल्थ सेक्टर की तरफ। अगर उनको ये ऐसे ऐसे अगर कोई ऐसा चैलेंज आ जाए, लाइक कोविड हुआ था तो सारा सिस्टम है ना बिल्कुल गड़बड़ा गया था, तो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए आपको अपना हेल्थ का बजट है ना बना के रखना चाहिए अच्छा खासा। Interstate variation on health spending. There is need to recognize that large interstate variation on health spending and outcomes. For instance, except Meghalaya states are spending less than 8% of their budget on the health sector, with average of being 5.18% 2018 से 19। यहाँ पे क्या बोला गया है ना, अकेले मेघालय को छोड़कर जो बाकी की जितनी भी स्टेट्स हैं ना, वो करीबन अपनी जो क्या है ना अपने बजट का करीबन 5.18% ही 2018-19 के बीच की बात बता रहे हैं यहाँ पे, कि उस समय पे इन्होंने केवल अपना 5% ही जो स्टेट का जितना भी बजट है उसका हेल्थ सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया है। द पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड इज़ अबाउट दैट ऑफ हाफ ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड ने जितना स्पेंड किया है ना हेल्थ के ऊपर, उसका आधा अकेले केरला और तमिलनाडु ने अपनी जो हेल्थ सेक्टर उसके अंदर खर्च कर दिया। मतलब उसका तो काफ़ी ज़्यादा ही इन्होंने खर्च किया, क्योंकि केरला और तमिलनाडु इन चीज़ों में काफ़ी एडवांस रहते हैं, आगे रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। The Finance Commission chief also suggested setting up development financial institution for health sector
Development financial institutions are specialized institutions set up primarily to provide development project finance, especially in developing countries. देर आर यूजुअली मेजोरिटी ओन बाई नेशनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है ना, क्या बोला गया है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट होना चाहिए, जो क्या है ना टाइमली पेमेंट्स कर सके, ठीक है, जो पैसा लगा सके किसके अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ CSS, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाए और उनको फ्लेक्सिबल बनाया जाए कि उनका हर कोई लाभ उठा सके। अब सिनेरियो क्या है हेल्थ केयर सेक्टर का इंडिया के अंदर। द हेल्थ केयर इंडस्ट्री कंप्राइज हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट। तो ये सब आता है हेल्थ सेक्टर के अंदर। जो इंडिया का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है ये दो मेजर कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट। जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसको कौन संभालता है, उसको संभालता है गवर्नमेंट, जो कि लिमिटेड है सेकेंडरी और टर्सरी केयर प्रोवाइड करने में, वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर। जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो रूरल एरियाज़ के अंदर ही अवेलेबल हो पाती हैं, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो मेजोरिटी ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी क्वार्टनरी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है मेट्रो और Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ के अंदर। पोटेंशियल ऑफ द इंडियन हेल्थ सेक्टर, इंडियन हेल्थ सेक्टर का क्या पोटेंशियल है। तो इंडियाज़ कॉम्पिटिटिव एडवांसेस लाई इन इट्स लार्ज पूल वेल ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल। इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर इनको जाना जाता है, और इंडिया के अंदर जो प्राइसेस हैं रिलेटेड टू सर्जरी वो भी काफ़ी सस्ते हैं। द कॉस्ट ऑफ सर्जरी इन इंडिया इज़ 1/10 ऑफ द US एंड वेस्टर्न यूरोप्स। कि भाई जितना पैसा US और जो यूरोप की कंट्री के अंदर सेम सर्जरी का लगता है उसका 10वां हिस्सा इंडिया के अंदर लगता है, बस इतनी सस्ती यहाँ पे सर्जरी वगैरह हैं। इंडिया हैज़ ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन दिस सेक्टर। कि भाई अगर इंडिया को ग्रोथ करना है हेल्थ सेक्टर के अंदर तो इंडिया को बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और ऊपर से यहाँ की जो पॉपुलेशन है करीबन 750 मिलियन लोग तो स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल पूल है। और ऊपर से यहाँ पे इनोवेटिव टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में लगे रहते हैं। India will have about 50 cluster of faster clinical testing of medical devices to boost product development and innovation। कि यहाँ पे जो क्लिनिकल ट्रायल्स चलती हैं या क्लिनिकल टेस्टिंग चलती है डिफरेंट मेडिकल डिवाइसेस की, तो वो भी क्या है ना आगे बढ़ के काफ़ी बढ़ने वाली है, मतलब उसके अंदर भी काफ़ी बूस्ट होने वाला है। The sector will be driven by the life expectancy, shift in disease burden, change in preferences, growing middle class, increase in health insurance। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बढ़ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, मेडिकल सपोर्ट भी यहाँ पे अच्छा होता जा रहा है टाइम टू टाइम। एज ऑफ 2021 2021 तक की बात करें तो इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम था इंडिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर था। कि भाई यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं करीबन 4.7 मिलियन लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिला हुआ था। दिस सेक्टर हैज़ जनरेटेड 2.7 मिलियन एडिशनल जॉब। कि भाई करीबन 27 लाख जॉब और यहाँ पे क्रिएट हुई 2017 से 2022 तक, और देखा जाए तो 5 लाख जॉब हर साल यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं। इंडिया के अंदर जो इनिशिएटिव है रिलेटेड टू हेल्थ केयर सिस्टम वो कौन से हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल मेडिकल कमीशन, प्राइम मिनिस्टर नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये सब गवर्नमेंट के द्वारा चलाए हुए हैं। अब बात करते हैं द हिंदू के अंदर एक डिजीज़ एक्स के बारे में बातें की गई थी। तो ये डिजीज़ एक्स क्या है। ट्रैकिंग द नेक्स्ट पेंडेमिक, WHO क्या कहते हैं कि इट इज़ अपडेटिंग द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी पैथोजेंस। कि भाई जो पैथोजेंस की जो लिस्ट है ना इनको ये प्रायोरिटी पे क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि भाई कौन से पैथोजन के द्वारा कौन सा ऐसा वायरस है जिसके द्वारा आगे का पेंडेमिक आ सकता है अगर वो रिलीज़ हो गया एनवायरनमेंट के अंदर तो, ठीक है। तो उस डिजीज़ एक्स तो वैसे अभी कोई ऐसी डिजीज़ है नहीं, तो आने वाले समय में कोई भी डिजीज़ अगर इन पैथोजन से हो गई तो उसको ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी डिजीज़ एक्स निकल के आ सकती है। इट इज़ पोटेंशियल डिजीज़ दैट इज़ येट टू बी डिस्कवर्ड। मतलब अभी ऐसी कोई डिजीज़ डिस्कवर नहीं हुई है जिसको ये बोला जा सके, है ना। एंड कैन कोज द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगर ये कोई भी पैथोजन वहाँ लैब से निकल गया तो ये अगला पेंडेमिक खड़ा कर देगा कोविड-19 की तरह। तो इस वजह से WHO ने 2018 के अंदर ये डिजीज़ एक्स नाम का कोई प्रोजेक्ट है इसको स्टार्ट किया।
तो इसके अंदर क्या है ना, ये अपना R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि कैसे कैसे काम करना है अगर कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है तो। WHO's R&D ब्लूप्रिंट्स फॉर एक्शन टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स। 2015 के अंदर WHO कन्वीन्ड ए नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट, कि भाई इन्होंने एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जो कि डेवलप करेंगे R&D ब्लूप्रिंट्स फॉर द एक्शन टू प्रिवेंट एपिडेमिक इन ऑर्डर टू स्टॉप द आउटब्रेक फ्रॉम टर्निंग इनटू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। कि भाई ऐसा ब्लूप्रिंट बनाओ अगर बाई चांस कोई भी ऐसा पेंडेमिक आ जाए तो उसको कंट्रोल करने में हम सक्षम हो जाएं स्टार्टिंग के टाइम पे ही। द नीड टू डेवलप R&D ब्लूप्रिंट फॉर द एक्शन टू प्रिवेंट एपिडेमिक वॉज शार्पली फेल्ट ड्यूरिंग द 2014 इबोला आउटब्रेक इन वेस्ट अफ्रीका। तो भाई ये जो आइडिया कहाँ से आया कि ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जाए, ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए कि जिससे जो एपिडेमिक्स है, ऐसी जो महामारी आती है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये आइडिया आया था जब 2014 के अंदर इबोला का आउटब्रेक हो गया था वेस्ट अफ्रीका के अंदर। तब इनको ये लगा था कि ऐसी कोई हमको प्रोसीजर बनाना चाहिए कि अगर किसी प्रकार का कोई भी वायरस आ जाए तो उसको स्टार्टिंग फेज़ में ही हम रोक सकें। तो यहाँ पे वही सब बता रखा है। तो इसलिए इन्होंने कुछ ऐसे जो वायरस थे जिनकी लिस्ट बनाई जो कि ख़तरनाक हो सकते हैं, उनके ऊपर स्टडी की जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है उनके ऊपर कि अगर इनमें से कोई भी बाहर निकल गया तो उसको रोकने के साधन क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग फेज़ में उसको रोक लिया जाए। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर इन्होंने ये किसके साथ में काम करेंगे, ये काम करेंगे कोलिएशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस के साथ में और ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिपेयर्डनेस, इन सब के साथ में ये जो इनके पार्टनर्स हैं इनके साथ में मिलके काम करेंगे। जो R&D रोड मैप है ये एक तरह से सर्व करता है इम्पोर्टेंट टूल टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी एंड सेव लाइव्स बाय इंटीग्रेटिंग रिसर्च इनटू रिस्पॉन्स। कि भाई ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इजाद किया जाए जिससे हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ यहाँ पे बचा सकें। 2016 के अंदर जीका वायरस का क्या हो गया था, आउटब्रेक हो गया था, ठीक है। तो उस समय पे भी R&D ब्लूप्रिंट्स की वहाँ पे नीड लगी थी। अब बात करते हैं काफ़ी हॉट टॉपिक के बारे में, ठीक है। ये क्या है कि एंट्री ऑफ वुमेन्स इन मस्जिद। अब रिसेंटली क्या करा ना, जो जामा मस्जिद है इसके अंदर, जामा मस्जिद कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, यहाँ पे एंट्री रोक दी गई सिंगल वुमेन की। अगर कोई एक औरत या फिर कोई लड़की सिंगल अकेले वहाँ पे अगर एंट्री करना चाहे तो उनकी एंट्रीज रोक दी गई थी, या फिर औरतों का ग्रुप वो भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता था। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कई लड़के, मतलब कई लड़कियाँ क्या करती हैं ना, वहाँ पे जाके सेल्फी वगैरह लेने लग जाती है, अपनी रील्स वगैरह बनाने लग जाती हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि भाई देखो यहाँ पे पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब अपने व्यूज़ पाने के लिए, ठीक है, ये इस तरह की हरकतें ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए ये यहाँ पे ये अपना फ़ैसला लेके आए थे अथॉरिटी कि भाई यहाँ पे एंट्री ऐसे रोकी जाए। लेकिन है ना, वो फिर मामला कुछ और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस वजह से जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ना इसकी काफ़ी निंदा करने लग गए थे। इसके बाद में जो अथॉरिटी है जामा मस्जिद की, वो मिली LG से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और बाद में इन्होंने जो फ़ैसला लिया था उसको वापस करना पड़ा। अब इस्लामिक लॉ क्या कहते हैं वुमेंस की एंट्री पे मॉस्क के अंदर, मस्जिदों के अंदर। While there is a clear difference of opinion among the Islamic scholars on the right of women to visit dargah or cemetery, there is lesser disagreement on women's right to offer prayer inside a masjid। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि मतलब जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं ना, वहाँ पे भी ऐसा कोई कुछ कहीं पे कुछ लिखा नहीं हुआ। अगर हम बात करें कुरान की, तो कुरान के अंदर भी ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि भाई वुमेन्स यहाँ पे जो मस्जिद है इसके अंदर जाके भाई प्रार्थना नहीं कर सकती। तो बिल्कुल कर सकती हैं। कुरान में ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा। और एक तरह से देखा जाए तो प्रेयर्स जो भी है ना, कुरान क्या कहता है, जितनी भी प्रार्थनाएं की जाती है, प्रेयर्स की जाती हैं, हैं जेंडर न्यूट्रल। इनको एक औरत भी कर सकती है और एक आदमी भी कर सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे किसी भी तरह की कोई प्रोहिबिशन नहीं होनी चाहिए। बिफोर द 5 डेली प्रेयर्स, देखो मुस्लिम जो धर्म है इसके अंदर 5 बार प्रेयर्स होती हैं, ठीक है। तो जो प्रेयर कॉल होती है जिसको अजान बोला जाता है, तो अजान क्या है, एक तरह का इनविटेशन है मैन और वुमेन दोनों के लिए कि भाई आप है ना अपने प्रेयर्स के लिए फेथफुल रहो, और मतलब प्रेयर्स के लिए यहाँ पे आओ और अपना मिलके यहाँ पे क्या करो, प्रेयर वगैरह करो, जो भी पूजा अर्चना होती है वो करो।
वुमेन एंट्री इन सब कॉन्टिनेंट अक्रॉस वेस्ट एशिया देर इज़ नो बैन ऑन वुमेन्स कमिंग टू मस्जिद फॉर प्रेयर्स। जो भी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे वुमेन का कोई भी बैन नहीं है मस्जिद में आने के लिए। लाइक यूएस और कनाडा के अंदर भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई वहाँ पे वुमेन्स की एंट्री नहीं हो सकती। द डिनाइल टू एक्सेस द मॉस्क फॉर द वुमेन वर्शिप इज़ लार्जली सब कॉन्टिनेंट फिनोमिना। कि भाई एक आधी जगह पे ऐसा है कि भाई वहाँ पे एंट्री नहीं होने दी जाती, लेकिन बाकी की जगहों पे ऐसा कोई भी रूल वगैरह नहीं है। इंडिया के अंदर कुछ छोटे मोटे ऐसे मस्जिद हैं जहाँ पे जो भी किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, जमात इस्लामी और अहिल हदीत, ये कुछ सेक्ट हैं जहाँ पे प्रोविज़न है कि वुमेन वर्शिपर्स यहाँ पे आके प्रार्थना कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे प्रोहिबिट तो नहीं किया गया, लेकिन वहाँ पे कोई सेपरेट एरिया नहीं बनाया गया वुमेंस के लिए जहाँ पे वो क्या करें, वहाँ पे भाई अपनी जो प्रेयर है वो कर सकें। अब बनाया नहीं है तो मतलब सीधी सी बात है वो केवल और केवल जो आदमी है उसको ध्यान में रख के बनाया गया होगा, इसीलिए फीमेल्स का अलग सेक्शन वहाँ पे नहीं बनाया गया। लीगल इशू की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ कंप्लीट इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। कि भाई ना औरत और आदमी में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव है ही नहीं। और जो हाजी अली दरगाह है वहाँ का भी एक केस था जहाँ पे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 15, 16 और 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है वुमेन को कि वो भी दरगाह में जाके प्रार्थना प्रेयर वगैरह कर सकती है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ पिटीशंस डाली गई थी। पहले एक केस आया था सबरीमाला केस, जिसके अंदर वुमेन्स का जाना अलाउ नहीं था, तो वहाँ पे भी कोर्ट ने यही हवाला दिया था कि भाई जो आर्टिकल 15, 16 और 25 है ना, वो सभी वुमेन्स को अधिकार देता है, वो जाके वहाँ पे प्रार्थना वगैरह कर सकती है। इंसिडेंटली बात करें तो जो मुस्लिम जो मक्का और मदीना जाते हैं हज के लिए या उम्रा के लिए, तो वहाँ पे मैन और वुमेन दोनों जाते हैं, ठीक है। और जो प्रे करते हैं हराम शरीफ पे जो कि मक्का के अंदर है, और जो मस्जिद नबावी जो कि मदीना के अंदर है, दोनों जगहों पे सेपरेट हाल है, ठीक है, मैन और वुमेन्स के लिए। जो औरतें हैं वो अपना अलग से बैठ के वहाँ पे प्रेयर कर सकती है, और जो आदमी है वो अपना अलग से, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं वहाँ पे। तो ये थी आज की क्लास, बताइएगा कैसी रही। और सॉरी अगर वॉइस का फिर से इशू आ रहा है, तो क्योंकि मैंने अभी माइक चेंज किया है और मेरे को अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, तो इन आगे आने वाली वीडियोस में इसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको पता है मेरे टेलीग्राम पेज पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।